और बढ़ाएं लाइट, और बढ़ाएं, इतना नहीं चलेगा। चलिए समझिएगा सर थोड़ा सा। देखिए आप लोग पहले पूरा पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, तो अपने पास थोड़ा सा समय भी है, 2 घंटा का क्लास है, तो हम लोग आइए थोड़ा सा शुरू से रिवीजन करते हुए चले आते हैं, ठीक है। जहां पर आपका कम बेस होगा यार कैसे कैसे होगा वो सारा बात यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करते हुए क्या कर देंगे, डील कर देंगे। हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं फ्लावर के बारे में। किसके बारे में? फ्लावर। और आपको फ्लावर के बारे में, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुष्प। क्या चीज कहते हैं? पुष्प कहते हैं। नाम बोलिए हिंदी में क्या चीज कहते हैं? पुष्प। या इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल। अगर हम आपसे पूछ लें कि फूल हम लोग कहते किसको हैं, तो आप कह दीजिएगा सर ये एक पौधे का भाग है जो कि क्या है? आपका फूल है। इस पौधे की भाग में से अलग अलग प्रकार की फूल होती है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर पहला शब्द आपके पास है जिसका नाम है पेड़ों पर लगने वाले फूल को क्या कहते हैं। दूसरा है आपका वैसा फूल जो कि कहाँ उगता है? पानी में। कोई वैसा फूल जो कहाँ उगता है? झाड़ी में। कोई वैसा फूल जो कहाँ उगता है? बेल पर। कोई ऐसा फूल जो सालों भर खिलता रहता है और कुछ कुछ खास महीनों के लिए लगता है, तो कुछ कुछ ऐसा बात हम लोग है। लेकिन एक बात यहाँ पर, अगर आपसे फूल की बात कर लिया जाए या फ्लावर की बात किया जाए या पुष्प की बात करें, तो पुष्प हम लोग कहते किसको है? इस बात को समझना होगा। आइए पहले इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टोटल मामला इसके अंदर क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे फूल की बात आई तो आपको पता है कि प्लांट के अंदर होता है, किसी न किसी पौधे में होता है। किसमें होता है? पौधे में। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि पौधे के अंदर कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। सबसे पहला भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं जड़। पहला भाग क्या होता है? जड़। दूसरा भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तना। तीसरा भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती। किसी भी पौधे के पास टोटल कितना भाग? 3 भाग। सबसे पहला भाग कौन सा? जड़। दूसरा भाग कौन सा? तना। तीसरा भाग कौन सा? पत्ती। 3 भाग होता है। और इन 3 भाग में से आपको यह पता है कि सर अगर ये मान लिया जाए कि मिट्टी की सतह है। किसकी सतह है? मिट्टी की सतह है। अगर ये मिट्टी की सतह दी गई है तो मिट्टी के सतह के अंदर पाया जाता है आपका सामान्य तौर पर क्या पाया जाता है? जड़। क्या पाया जाता है? जड़। इसके जैसे ही ऊपर जाते हैं सर हमको यहाँ मिलता है क्या चीज? तना। और इसी तना से निकले हुए भाग होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग क्या चीज कहते हैं? पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती। लेकिन हम कहें कि ये जो पत्ती आपको दिख रहा है ना, इसी के ठीक ऊपरी हिस्से पर मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं फूल। क्या चीज कहते हैं? फूल। अब एक बात गौर कीजिए कि जो पत्ती वाला भाग है ना, इन पूरे भाग को मिला जुला करके हम लोग कहते हैं शूट। क्या चीज कहते हैं? शूट कहते हैं। ना बोलिए कौन सा चीज? शूट कहते हैं। और जब यही बदलता है, क्या चीज करता है? यही जब बदलता है, अपने आप में बदलाव करता है, तो बदलाव करने के बाद जो चीज बनता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? पुष्प कहते हैं। या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। तो अगर आपसे फूल की बात कर ली जाए कि फूल कहते किसको है, तो आप एक बात याद रखिए, कोई भी पौधा होगा और उस पौधे के भाग में एक अंग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शूट। जब यही शूट बदल जाता है ना, तो बदलने के बाद जो रचना तैयार करता है वही रचना आपकी क्या कहलाती है? फ्लावर। या उसी को क्या कहते हैं? फूल। या उसी को पुष्प कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब एक बात यहाँ पर देखिए, कौन कौन से फूल कहाँ कहाँ उगते हैं, इसको आपको डायरेक्ट याद करने की क्या है? जरूरत है। जैसे कि मान लिया जाए आपसे पूछ लेगा कि वैसा कोई भी फूल बताइए जो कहाँ पर होता है? पेड़ों पर। तो पेड़ों पर लगने वाले फूल केवल आपको 2 याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है? गुलमोहर। और दूसरा आपका क्या है? पलाश। पहला फूल का नाम बोलिए कौन सा? गुलमोहर। पहला फूल का नाम बोलिएगा गुलमोहर। दूसरा फूल का नाम पलाश। ये दोनों का दोनों जो फूल है वो कहाँ होता है? पेड़ों पर। कहाँ होता है जी? पेड़ों पर। लेकिन आपको लगेगा कि सब फूल तो पेड़ पे होता है, कुछ कुछ झाड़ी में होता है। झाड़ी भी आप पढ़े होंगे, कुछ शराब हर्ब कुछ ऐसा पढ़े है ना, शाख पड़े होंगे, पौधा पड़े होंगे, झाड़ी पड़े होंगे। आगे चलकर हम लोग बताएंगे कि ये सब होता क्या है। तो पेड़ पर लगने वाले जो फूल होते हैं वो कौन सा होता है? गुलमोहर। और एक का नाम क्या है? पलाश। नाम बोलिएगा, पहला नाम कौन सा? गुलमोहर। दूसरा नाम कौन सा? पलाश। ये दोनों का दोनों कहाँ होता है? पेड़ पर। दूसरा कि वो वैसा पौधा या जो पानी के मेघ के पौधे पर उगते हैं, मतलब एक ऐसा फूल जो कहाँ उग रहा है? पानी में, तो उसका नाम है एक कमल। कौन सा है? कमल। दूसरा क्या है? कुमुदनी। नाम बोलिए कौन सा? कुमुदनी। एक बात याद रखिए, आपको यही नाम याद रखना है। हालांकि होता जल के अंदर और भी बहुत सारा पौधा है, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी का हम लोग नाम क्या किए हैं? अलग किए हैं। होता बहुत कुछ है, उतना जानने की जरूरत आपको अभी नहीं है। बस यहाँ पर जितना नाम लिखा हुआ है उसी को आपको याद करते हुए समझते हुए चले जाना है। तो एक ऐसा फूल जो कहाँ होता है? पेड़ पर। उस फूल का नाम बताइए। गुलमोहर। और दूसरा कौन सा? पलाश। पहला फूल का नाम बोलिए गुलमोहर। दूसरे का नाम कौन सा? पलाश। पहला फूल का नाम, दूसरा का नाम। ये दोनों कहाँ होता है? ये दोनों कहाँ होगा? पेड़ पर। एक ऐसा फूल जो कहाँ हो रहा है? पानी के अंदर। कहाँ हो रहा है? पानी। तो पानी के अंदर होने वाली कितनी फूल? 2 फूल। एक का नाम क्या? कमल। दूसरे का नाम क्या? कुमुदनी। नाम बोलिए कौन सा? कुमुदनी। पलाश कहाँ होगा? पलाश कहाँ होगा? गुलमोहर कहाँ होगा? कमल कहाँ होगा? कुमुदनी कहाँ होगा? पानी में होने वाले 2 का नाम? कमल। और वैसा फूल जो पेड़ पर होगा 2 फूल का नाम बताओ। मुस्कुरा रहे हैं, कोई दिक्कत?
दो नाम क्लियर है। आइए तीसरे पर, वैसा फूल जो कहाँ होता है, झाड़ी पर होने वाले कितना फूल है, कितना फूल है जी, 3। पहला नाम बोलिए कौन सा, और दूसरा कौन सा, पहला फूल कौन सा। देखिए कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ये जो गुलाब का है ना, ये इसको स्किन में भी काम किया जाता है, स्किन के रिपेयर के लिए या स्किन के त्वचा को शुद्धिकरण के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गुलाब जल वगैरह आता है ना, देखते हैं उससे गंदगी क्या हो जाता है, साफ होता है। अभी आगे की टॉपिक में आ जाएगा ये। तो वैसा फूल जो कहाँ आता है, झाड़ी में उगता है। एक का नाम क्या है, गुलाब, दूसरे का नाम क्या है, एक का नाम, दूसरे का नाम, ये दोनों का दोनों कहाँ होता है जी, दोनों का दोनों कहाँ होगा, घर। 3 बात क्लियर है। वैसा फूल जो कहाँ उगेगा, नाम क्या होगा, नाम जी, वैसा फूल जो कहाँ उगेगा, नाम क्या होगा उसका, कमल, और दूसरा कौन सा, कुदुर। वैसा फूल जो कहाँ उगेगा, एक का नाम क्या, दूसरे का नाम क्या, वो फूल कहाँ बेल पर लगते हैं उसका नाम होता है चंपा, और दूसरा का होता है रात की रानी। एक चंपा दूसरा, एक चंपा दूसरा, एक रात रानी दूसरा कौन सा। पलाश कहाँ उगेगा, कमल कहाँ उगेगा, गुलाब कहाँ उगेगा, चंपा कहाँ उगेगा, रात रानी कहाँ उगेगा, कुदुबनी कहाँ, गुलमोहर कहाँ, बेला कहाँ, रात रानी कहाँ। बेल पर उगने वाले 2 फूल, चंपा और दूसरा कौन सा, चंपा और दूसरा कौन सा, जोर से बोलिए, जोर से। एक फूल सुनिए ध्यान से, जो क्या हो गया, अरे बैलों सब बेल नहीं पूछता है जी, उठो बड़का बेल वाला वो नहीं बेल समझ लीजिए। हाँ, कोढ़ी टाइप में रहता है ना, उसी को कहते हैं, जो थोड़ा सा गोल गोल रहता है, इस हिसाब से इसी के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा फूल आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं चंपा, और एक होती है दूसरा कौन सी, रात की रानी। आगे बढ़िए। वो फूल जो कि कैसा साल भर खिलते हैं, एक का नाम क्या है, गुलाब, दूसरे का नाम क्या है, गुलहड़, गुलहड़ होगा जी, गुलहड़, गुलहड़। एक का नाम होगा गुलाब, तो दूसरे का नाम क्या। अब एक बात देखिए, यहाँ पर क्या आया था, और ये कहाँ उग रहा है, एक यहाँ पर क्या, तो याद रखिएगा ये यहाँ पर साल की बात का है। अब एक बात ध्यान से रखिए, 2 बात और हम समझा दें कि 2 प्रकार की और फूल है जो यहाँ पर आया ना, साल भर वाला कहानी। देखिए मामला क्या होता है, गौर से सुनिएगा। एक फूल ऐसा होता है ना जो सालों साल खिलता है, और एक और फूल होता है जो सालों साल खिलता है, सालों खिल रहा है ये, ठीक। लेकिन मामला ये होता है कि ये फूल खिला हुआ हमको दिखाई देगा, कैसा हुआ दिखाई देगा, खिला हुआ क्या होगा, हमको दिखाई देगा। ये भी खिला हुआ रहता है बट हमको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी फूल की बात करेंगे हम, तो फूल के अंदर मान लिया जाए कि इस प्रकार से कुछ ना कुछ पंखुड़ी रहता है। क्या रहता है इसके अंदर, कुछ ना कुछ पंखुड़ी रहता है। पंखुड़ी समझते हैं ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल्स, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी। और एक बात याद रखिए, इसी पंखुड़ी के अंदर मौजूद रहता है क्या चीज, रंग। जैसे आप फूल रंग बिरंगा देखते होंगे, वो जो फूल रंग बिरंगा इसलिए है क्योंकि उसकी पंखुड़ी में रंग दिया हुआ है, और पंखुड़ी के रंग से ही फूलों का रंग निर्धारित होता है। जैसे अगर गुलाब की हम बात करें, तो गुलाब का सामान्य तौर पर कलर कैसा, रेड, और भी कलर व्हाइट कलर का भी होता है, और भी बहुत सारे कलर का फूल होगा। अगर ये रेड है, इसका मतलब कि इसके रेड कलर होने का कारण कि इसके पंखुड़ी में रंग कौन सा है, रेड है, इस वजह से फूल का भी रंग कैसा है, लाल है। अगर ये गुलाब का फूल कोई व्हाइट है, इसका मतलब इसकी पंखुड़ी का रंग कैसा है, व्हाइट, जिस कारण वो फूल कैसा होगा। तो किसी भी फूल का रंग उसके पंखुड़ी पर निर्धारित होता है कि पंखुड़ी का रंग है कैसा, और जैसा पंखुड़ी का रंग होगा वही सेम टू सेम कलर होगा किसका, उसी फूल का। अब एक बात देखिएगा ध्यान से कि जो इसकी पंखुड़ी रहती है ना, बहुत सारी पंखुड़ी बिल्कुल बंद होती है, क्या होती है, बंद, और बहुत सारी पंखुड़ी क्या होती है, खुली हुई होती है। और जो बंद पंखुड़ी है उसी के अंदर फूल बना हुआ है, क्या है, बना हुआ है फूल, जो कि हमको सालों साल दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, खिला हुआ है। और इसका नाम होता है, एक का नाम होता है ऑक्जेलिस, नाम क्या होता है, ऑक्जेलिस। दूसरे का नाम होता है वियोला, क्या नाम होता है, वियोला। और तीसरे का नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्मेलिना, क्या नाम होता है, कॉम्मेलिना। ये 3 फूल ऐसे फूल है जो कि सालों भर खिलता है, लेकिन हमको दिखाई देता नहीं है, क्योंकि उसकी पंखुड़ी उसको क्या कर देता है, ढक देता है। लेकिन एक जो सालों भर जो खिला हुआ फूल है, वो बहुत सारी फूल हो सकती है जो हमको खिला हुआ दिखाई देता है। इनमें से केवल 2 नाम याद रखना है। एक नाम याद रखना है आपको, कौन सा, गुलाब, और दूसरा नाम याद रखना है कौन सा, गुलहड़। कौन सा नाम रखना है, गुलहड़। 2 नाम याद रह जाएगा, बोलिए पक्का। अब एक बात यहां पर आगे आइए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर साफ लिखा हुआ है जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं। कहां खिलते हैं, रात में। तो एक की नाम क्या है, रात रानी, दूसरे का नाम क्या है, हरसिंगार। पहला फूल का नाम बोलिए कौन सा,
पहला फूल का नाम बोलिए कौन सा? रात की रानी। दूसरा कौन सा? हरसिंगार। ये दो ऐसी फूल है जो केवल कब खिलती है? रात को खिलती है। दूसरा बात यहाँ देखिए, जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। एक का नाम क्या है? कमल, और दूसरे का नाम क्या है? सूरजमुखी। नाम क्या है जी? सूरजमुखी। रात में खिलने वाला फूल का नाम क्या चीज था? रात रानी। दूसरा कौन सा? हरसिंगार। रात में खिलने वाले फूल का नाम रात रानी, दूसरा कौन सा? हरसिंगार। दिन में खिलता है और रात में क्या हो जाता है? बंद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। दिन में क्या करता है? खिलता है, लेकिन रात में क्या हो जाता है? बंद। वो एक फूल का नाम क्या चीज? कमल, और दूसरे फूल का नाम क्या चीज? सूरजमुखी। कौन सा चीज? सूरजमुखी। वह फूल जिनको आंखें बंद करने पर खुशबू पहचाना जा सकता है। एक का नाम गुलाब है, दूसरे का नाम क्या? इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। वह फूल जिनके इस्तेमाल में दवाई बनाई जा सकती है, एक ही नाम याद रखिए, वो केवल और केवल कौन सा? गुलाब। वो केवल और केवल कौन सा? गुलाब। मतलब यहाँ पर इस दो उदाहरण के तौर पर केवल आपको याद रखना है एक नाम, जिसका नाम क्या है? गुलाब, जिसको कि औषधि के रूप में या दवाइयां के रूप में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब कहां प्रयोग होगा, नहीं होगा, थोड़ा सा आइए आप देख लीजिए कि होता क्या है इसके अंदर, इसका पूरा का पूरा फंडा। एक बात देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि गुलाब के फूल को, देखिए यहाँ पर, गुलाब के फूल को औषधि के रूप में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, मतलब दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर समझिए, गुलाब त्वचा के लिए भी बहुत क्या होता है? लाभदायक। त्वचा समझते हैं ना, स्किन को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्किन। स्किन को ही हिंदी में क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा। ये ऊपर में सरफेस दिख रहा है ना, चमड़ा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्किन। तो इसके लिए भी गुलाब क्या होता है? फायदा करता है। यदि गुलाब जल में कौन सा चीज? ग्लिसरीन, और दूसरा कौन सा? नींबू का रस मिला दिया और इसको मिक्सचर को अपनी त्वचा पर लगाते हैं, तो अगर त्वचा कहीं रूखापन है तो इस मिक्सचर की सहायता से उसे रूखेपन से क्या हो जाता है? दूर। सामान्य तौर पर यह है कि अगर स्किन आपका रूखापन हो रहा हो तो इसके अंदर गुलाब का जल लीजिए और गुलाब के जल में क्या मिला दीजिए? ग्लिसरीन, और दूसरा कौन सा? नींबू का रस मिला देने पर आपके जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है, उसका रूखापन क्या हो सकता है? दूर हो सकता है। एक बात याद रखिए, गुलाब के फूल को औषधि के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अगर इसको प्रयोग करते हैं तो ज्यादा मात्रा में त्वचा के लिए करते हैं हम लोग। किसके लिए करते हैं? त्वचा को समझा दिए, उसको क्या कहते हैं? अगर स्किन कहीं रूखापन है, कैसा है? रूखापन। अगर इसके रूखापन को दूर करना होगा तो गुलाब के जल को, किसके जल को? गुलाब जल को, किसके साथ? ग्लिसरीन के साथ। किसके साथ? ग्लिसरीन के साथ। थोड़ा सा क्या मिलाना है? नींबू का रस। क्या मिलाना है जी? नींबू का रस मिलाना है, और किस पर लगा लेना है? त्वचा पर। किस पर लगा लेना है? त्वचा पर। तो इसका जो रूखापन है वो रूखापन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया बताओ कि अगर किसी भी महिला है या कोई पुरुष है या कोई भी प्राणी है, अगर उसका स्किन रूखापन है, उस रूखापन को समाप्त करने के लिए कौन से फूलों का उपयोग होगा? तो आप क्या बोलेंगे? गुलाब। और गुलाब का जल में कौन सा चीज मिलाया जाएगा? एक मिला जाएगा ग्लिसरीन, और दूसरा मिला जाएगा आपका कौन सा चीज? नींबू का रस। तो वो आपका मामला क्या हो जाएगा? खत्म, रूखापन खत्म हो जाएगा। आइए, कुछ खेल है। कबड्डी। कौन सा खेल? कबड्डी खेल। अब ये कबड्डी खेल आप पढ़े होंगे, ये पढ़े हैं ना? कबड्डी खेल पढ़े हैं, और इसके अंदर अरे बड़ा खिलाड़ी 5 खिलाड़ी, सुनिए इधर। कबड्डी एक क्या है? खेल है, कोई दिक्कत? अब एक बात समझिए, खेल दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके। खेल जब भी होगा तो दो तरीके का होगा। एक होता है इंडोर गेम। एक कौन सा गेम होता है? इंडोर गेम। और एक गेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं आउटडोर गेम। देखिए, ये दो चीज आपको बता रहे हैं, एक है इंडोर, दूसरा क्या है? आउटडोर। इंडोर का मतलब वो होता है जहां पर कि बंद कमरे में भी उसको खेला जा सकता है, लेकिन आउटडोर बंद कमरे में खेला नहीं जाता है। सामान्य तौर पर समझने का कोशिश कीजिए। अब जैसे कि मान लिया जाए आपको क्रिकेट है, क्या है? क्रिकेट। क्या कहते हैं कि एक छोटा सा कमरा दे दें, 11 खिलाड़ी दे दें, खेल पाएंगे हम लोग? क्या नहीं। इस चीज को खेलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मैदान की आवश्यकता पड़ेगी, और मैदान भी एकदम पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। तो क्या क्रिकेट एक प्रकार की कौन सी गेम हो गई? आउटडोर। अगर हम आपको दे दें कि लूडो, क्या चीज है? लूडो, तो उसको कहीं भी खेल सकते हैं हम लोग, खेल सकते हैं ना? ट्रेन पे जा रहे हैं खेल सकते हैं, बाइक पे भी बैठे हुए तो खेल सकते हैं। उसके लिए हमको कोई मैदान की कोई आवश्यकता है नहीं। जब कहीं पर मैदान की आवश्यकता नहीं है और उसको बंद कमरे में भी खेला जा सकता है, ऐसे गेम को हम लोग कौन सा गेम कहते हैं? इंडोर गेम कहते हैं। उसी तरीके से एक खेल है आपका जिसका नाम क्या है? कबड्डी। नाम क्या है जी? कबड्डी। और कबड्डी क्या बंद कमरे में खेला जा सकता है? नहीं। जब इसको बंद कमरे में नहीं खेला जा सकता है, इसका मतलब ये कबड्डी जो है, बात मत कीजिए उधर, तो एक गेम जिसका नाम क्या है? आउटडोर गेम। आउटडोर और इंडोर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खेल कितने तरीके का बताए? दो तरीके। पहला खेल कौन सा? इंडोर। दूसरा कौन सा? आउटडोर। आउटडोर गेम उसको कहते हैं कि जिसको कि बंद कमरे में नहीं खेलकर हम लोग कहीं खुले मैदान में खेलते हैं, ऐसे गेम को हम लोग कौन सा गेम कहते हैं? आउटडोर। जिसको कि बंद कमरे में खेला जा सकता है, ऐसे गेम को क्या कहते हैं? इंडोर। अगर हम उदाहरण चेस का भी दे सकते थे कि नहीं, कि चेस भी खेला जा सकता है बंद कमरे में, तो ये भी कौन सा गेम हो गया? इंडोर। अगर हम कह दें कि हॉकी एक खेल है, तो क्या हॉकी बंद कमरे में खेला जा सकता है? नहीं। इसको कहाँ खेला
खेला जा सकेगा? आउटडोर। मतलब एक मैदान चाहिए, वो भी मैदान बड़ा और खुला मैदान चाहिए। तो एक होता है आउटडोर गेम और दूसरा कैसा होता है? इंडोर। कबड्डी इन दोनों में आपका कौन सा गेम है? आउटडोर। कौन सा गेम है? आउटडोर। तो अगर आप ये दो बात समझ लिए तो आइए कबड्डी के बारे में समझते हैं कि कबड्डी में मामला इसके अंदर होता क्या है। देखिए यहाँ पर गौर से समझिए, जब कबड्डी, सुनिए, कबड्डी किस मैदान में खेला जाता है? और अभी आपको थोड़ी देर पहले पता है कि एक खुला मैदान और एक है बंद कमरा। इधर भैया ध्यान दीजिए, कितने टीम के बीच खेला जाएगा? दो टीम के बीच खेला जाने वाला एक कैसा खेल है? प्रमुख खेल है। इसमें टीम में टोटल सदस्य की संख्या कितनी? टोटल सदस्य की संख्या कितनी होगी? तो कबड्डी किस मैदान में खेला जाएगा? खुले मैदान में। किस मैदान में? खुले मैदान। इसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 12। कितने टीम के बीच खेला जाएगा? दो टीम के बीच। अब देखें यहाँ पर खेलते समय कितना खिलाड़ी खेलता है? 7। खेलते समय कितना? कुल खिलाड़ी कितना? कुल खिलाड़ी कितना? खेलते समय कितना? रेस्ट में कितना? बात समझ में आएगा नहीं? कि 12 टोटल खिलाड़ी है, जिसमें 7 खिलाड़ी क्या होता है? मैदान में खेल रहा होता है। तो 5 उसका क्या होता है? बैकअप में रहता है कि यदि किसी को चोट लग जाए या किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए, उन पांचों में से किसी को भी हम ले सकते हैं। दूसरी बात समझिए, और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। 5 खिलाड़ी भी तुरंत बताएं कि 12 में से 7 क्या कर रहा है? खेल रहा है, और 5 खिलाड़ी क्या बैठा रहता है? और ये बैठने का मतलब यह है कि उस गेम में शामिल होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए इन 7 खिलाड़ी में से किसी को चोट लग जाए या किसी तरह का कोई बात हो जाए, तो उनको बैठा करके इन 5 में से किसी को भी एक को क्या करेगा? शामिल कर ले। हो सकता है 2 को यहां से रिप्लेस किया तो यहां से 2 को अंदर कर लेगा। ये बात समझे कि नहीं? तो 5 खिलाड़ी क्या रहता है? अतिरिक्त। टोटल कितना खिलाड़ी मैदान में रहेगा? कितना खिलाड़ी मैदान में? 7 खिलाड़ी। और यहाँ पर अतिरिक्त खिलाड़ी कितना? अतिरिक्त कितना? जब भी कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसकी जगह इन अतिरिक्त खिलाड़ियों को भेज दिया जाता है और फिर वह उसकी जगह खेलता। भी आपको बताएं कि टोटल खिलाड़ी था कितना भैया? 12 था। मैदान में खेलेगा कितना? अतिरिक्त बचेगा कितना? उसके बाहर, मैदान के बाहर बचेगा कितना? 5। उन 5 में से क्या वो शामिल होगा अपने गेम में? होगा। लेकिन इन 7 में से यदि किसी को नुकसान हो जाए या किसी तरीके का कोई बात हो जाए, तो इन 7 को, अगर ये 7 का 2 रिप्लेस किया, 1 हटाएगा यहां से, तो यहां से 1 को अंदर ले लेगा। यहां से 2 को हटा रहा है तो यहां से 2 को अंदर ले लेगा। बात समझ रहे ना? तो 12 में से इस तरह से होता है। दूसरी बात समझिए, इन 12 कबड्डी खेल के अंदर में कबड्डी खेल कितने मिनट का होता है? 15 मिनट का। कितना पारी? ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि 15 मिनट का कितना पारी होता है? 2 पारी। सपोज दैट, मानिए कि जैसे मान लिया जाए कि ये एक कबड्डी घर होता है, इस तरीके से इसका कोर्ट होता है कबड्डी का। हाँ, हो गया। हाँ, पहले बोल देता नहीं होता है। इस तरीके का कुछ कोर्ट होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो है ना, ये डेड लाइन होता है, ये घर से बाहर रहता है, ठीक। अब यहाँ मान लिया जाए कि 7 खिलाड़ी है। यहाँ पर हम लगा देते हैं कितना खिलाड़ी है? 3 2 5 1 6 1 7। और इधर भी कितना खिलाड़ी है? 7 खिलाड़ी मान लेते हैं, समझिएगा। यहाँ भी टोटल कितना खिलाड़ी है? 7। ये होता है मिड लाइन। क्या होता है? मिड लाइन। जहाँ से आप कबड्डी स्टार्ट करते हैं ना, उसको मिड लाइन कहते हैं। ये वाला है लाइन होता है ये, ठीक है। अब यहाँ से ये होता है आपका जो है ना लाइफ लाइन समझते हैं कि अगर उसको छूना ही छूना है, अगर इसको नहीं छुए तो मर जाओगे। बात समझे? और ये वाला होता है बोनस पॉइंट। क्या होता है? बोनस। अगर इसको टच कर लिए तो बोनस मिलता है। अब ये जो, अब देखो 15 मिनट का कितना पारी? 2 पारी। पहले मान लिया जाए कि इस तरह से 15 मिनट खेल हुआ, ठीक। अब दोबारा जो 15 मिनट का खेल होगा, ये खिलाड़ी इस कोर्ट में आ जाएगा, ये खिलाड़ी इस कोर्ट में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो 15 मिनट का कितना पारी खेला जाएगा? 2 पारी। इतना बात क्लियर हो गया? और दोनों पालियों के बीच कितने मिनट का? 5 मिनट का इंटरवल समझते हैं ना? जो ब्रेक दिया जाता है वो कितने मिनट का होता है? 5 मिनट। कितने मिनट का होता है? 5 मिनट। तो 5 मिनट का उसके अंदर क्या होगा? उसको ब्रेक होगा। लेकिन खेलेगा दोनों पारी कितने मिनट का? 15। और कैसे होता है हम आपको बता दिए कि 15 मिनट होगा, ये वाला आदमी इधर इस कोर्ट में आ जाएगा और ये वाला आदमी क्या हो जाएगा? इस कोर्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया कि 15 मिनट की 2 पारी होगी, जिसमें इंटरवल कितना मिनट का होगा? 5 मिनट। देखिए, ये सब सवाल कथन में अगर दे देना आप फंस जाओगे, इसलिए हम क्लियर करके बार रिपीट करके बताते हैं। टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? किसमें? कबड्डी में। किसमें जी? कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 12। अब ये जो 12 खिलाड़ी है, खेलेगा कितना खिलाड़ी? अतिरिक्त में बैठेगा कितना? क्या खेल में शामिल होगा कि नहीं होगा? चोट लगने पर अतिरिक्त 5 से लिया जा सकता है कि नहीं? कितने मिनट का खेल? कितना पारी? कितने मिनट का? इंटरवल कितने मिनट का? इतना बात क्लियर है? 5 से 10 5 मिनट अभी याद रखिए। कबड्डी खेल का मैदान कितना मीटर लंबा? कितना मीटर चौड़ा? लंबा कितना मीटर? चौड़ा कितना मीटर? किस आकार की होती है? आयताकार। किस आकार की? आयताकार, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। कौन सा शेप? रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। कैसा शेप जी? रेक्टेंगुलर शेप। जो कैसे भागों में? बराबर भागों में क्या होता है? बटा होता है।
कबड्डी के मैदान का लंबाई कितना होता है? कितना होता है? 11। चौड़ाई कितना होता है? लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, लंबाई कितना, कितना टोटल खिलाड़ी खेलेगा कितना, बैठेगा कितना, इंटरवल कितने मिनट का, इंटरवल कितने मिनट का, खेल का टाइम कितना, कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा, कैसा आकार, कोई दिक्कत? अगर कथन देगा ना और 11 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, यहाँ पर दे देगा वर्गाकार, गलत हो जाएगा ना लाइन, क्योंकि ये होता कैसा है? आयताकार। कबड्डी का खेल का मैदान कैसा होगा? ये आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है। आउटडोर गेम कहाँ खेला जाता है? खुले मैदान में। कहाँ खेला जाता है? खुले मैदान। देखिए ये सब कबड्डी का कुछ कुछ मुख्य लाइन है। जो एक लाइन होता है आपका कौन सा? बाउंड्री लाइन। एक होता है कौन सा? एरिया लाइन। एक होता है कौन सा? मिड लाइन। एक होता है कौन सा? बोनस लाइन। और एक होता है कौन सा लाइन? बॉल लाइन। इसको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो कबड्डी खेल से क्लियर कहानी है? कबड्डी खेल से क्लियर है? किसी से भी हम पूछ सकते हैं? पक्का? पीछे वाला बोलिएगा, आगे वाला शांत रहिएगा। पीछे वाले से थोड़ा भैया जागरूक होइए, आप जागो, ग्राहक जागो। कबड्डी में टोटल क्या खिलाड़ी हो? पीछे वाला 14। देखे हम इधर पढ़ाते हुए लोग मुस्कुराता है उधर। क्या खिलाड़ी? कितना खिलाड़ी खेलेगा? बैठेगा क्या ठो? इंटरवल का मिनट, कितने कितने मिनट की पारी? क्या पारी? लंबाई कितना कबड्डी मैदान का? चौड़ाई कितना? वर्गाकार, आयताकार? बहुत बढ़िया। आइए अब यहाँ पर दूसरा कौन सा चीज है? किसका भाग? पौधे का भाग। किसका भाग? पौधे। पौधे का 3 भाग बताए थे ना। पहला भाग कौन था? दूसरा भाग कौन था? तीसरा भाग कौन था? 3 भाग बताए थे हम, और उनमें से एक भाग अपने पास मुलाकात हुआ है जिसका नाम क्या है? पत्ता। अब थोड़ा सा पत्ता पर डिटेल हम चर्चा आपको करेंगे, क्योंकि आगे की टॉपिक में भी हमको पढ़ाना है वो चीज। जब सुनिए सुनिए ध्यान से, आराम से। फिर झगड़ा स्टार्ट हुआ क्या? देखिए भैया झगड़ा नहीं कीजिए, चलें स्टार्ट करें। देखिए पत्ता को थोड़ा हम डिटेल करें, क्योंकि आगे भी हमको ये टॉपिक प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, और जब ये पत्ता आ गया है तो इसको हम यहीं डील कर देते हैं। ध्यान से समझिए। अगर हम पत्ता का इधर बैल साहब इधर ध्यान दीजिए। ये जो आपका पत्ता है, क्या चीज है? पत्ता। पत्ता को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या है? लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ। हिंदी में क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं। अब एक बात गौर कीजिए, जब पत्ता की बात आई तो आपको ये बात पता है कि पत्ता कहाँ होगा? यस सर में। पत्ता कहाँ होगा? पौधे में होगा, ये बोलते हैं यस सर। तो पत्ता कहाँ होगा? पौधे का। अब एक बात देखिए, चलिए पत्ता किसमें होगा? पौधे के अंदर। अब एक बात देखिए, पत्ता तो छोटा भी हो सकता है, पत्ता बड़ा भी हो सकता है, पत्ता बहुत ही नुकीला हो सकता है, या पत्ता गोलाकार भी हो सकता है। अलग अलग आकार का पत्ता मौजूद रहता है या पाया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस पौधे का पत्ता है। मान लिया जाए जो कि एक ऐसा पौधा जो पानी के अंदर रहेगा, उसका पौधे की आकार कुछ अलग हो, उसके पत्तों की आकार कुछ अलग होगी। एक ऐसा पौधा जो कि मान लिया जाए कि जमीन पर है और वो प्रकाश संश्लेषण सारा कुछ वो सारी प्रक्रिया कर रही है, उसके पत्तों का जो क्वालिटी होगा या पत्तों की आकार जो होगी वो क्या होगी? अलग होगी। जो ऐसा पौधा जो कि मान लिया जाए मरुस्थल में रह रहा हो, तो उसके पत्तों की आकार क्या होगी? अलग होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बबूल को देखते हैं। किसको देखते हैं? बबूल। ये बबूल एक्चुअल में मरुस्थलीय पौधा है। कैसा पौधा है? मरुस्थलीय। उसके पत्तों की आकार देखिए बहुत छोटी छोटी होती है ना। अब एक जैसे कि पानी के अंदर कुंभील देखें, कुंभील जल कुंभी जिसको कहते हैं, उसके पत्तों की आकार अलग होती है कि नहीं होती है? आप यहाँ पर देखिए नीम के पत्तों की आकार अलग होगी, बांस के पत्तों की आकार अलग होगी, इमली के पत्तों की आकार क्या होगी? अलग होगी। इसका मतलब यह है कि डिपेंड करता है कि वो पत्ता लगा किस पौधे के अंदर है और वो पौधा कहां उगने वाला है या कहां उगता है, उस पर वो डिपेंड करेगा। अगर मान लिया जाए मरुस्थल में होगा तो पत्ता बहुत छोटा छोटा होगा। जैसे नाम आप कैक्टस का सुने होंगे, कैक्टस का सुने हैं ना। ये कैक्टस के अंदर जो पत्ता होता है ना वो तब्दील हो गया है, बदल गया है, और वो बदल गया है कांटा में। किसमें बदल गया है? कांटा में। ये कांटा में बदला है। एक्चुअल में उसका कौन सा भाग? पत्ती का भाग। छोटी छोटी पत्ती थी वो कांटे में बदल गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसा हरा वाला चौड़ा वाला भाग रहता है कि नहीं रहता है? इसी तरह से तुम कांटेदार रचना रहती है। तो ये बदल चुका है और ये एक प्रकार की मरुस्थलीय पौधा है। कैसा पौधा है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय समझते हैं ना, जिसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट। मतलब यहाँ पानी की क्या होती है? कमी होती है। पानी की क्या होती है? कमी। पानी का अभाव होने के कारण ये पत्ता उसके स्पाइन्स में कांटे में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका पानी जो है ज्यादा अपने वातावरण में नहीं जा सके और अब उसके शरीर में ही मौजूद रह सके। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि ये अब पत्ता को समझ में आ चुका ना कि बहुत पौधे का भाग है और पत्ते का रंग रूप अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पौधा कहाँ रहता है। पौधा 3 जगह हो सकता है, चाहे तो मिट्टी में हो सकता है, चाहे जल में हो सकता है, चाहे मरुस्थल में हो सकता है सामान्य तौर पर, और होता तो बहुत जगह है, लेकिन 3 बात है, चाहे मिट्टी में, चाहे पानी में, चाहे तो बलुई क्षेत्र में, यहाँ हो सकता है। अब एक बात यहाँ समझिए, जैसे ही पत्ते की हम लोग बात करना चाहें तो पत्ता यहाँ पर देखिए,
पत्ते कैसे होते हैं? रुएदार होते हैं। कैसे होते हैं? रुएदार। दूसरी, पत्ते हाथी के कान जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं? हाथी के कान। और हल्का क्या होता है? कटे फटे जैसे होते हैं। हो सकता है कटा फटा ना भी हो, लेकिन हो यहाँ देखिए क्या क्या है, रुएदार भी दिया है। कान किसके किससे कंपेयर किया है? हाथी के से कंपेयर। हाथी से जब कंपेयर किया, इसका मतलब क्या, उस पत्ते की आकार बड़ी होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ क्या बोला है कि रुएदार है, तो छोटी छोटी पत्ती भी हो सकती है। यहाँ क्या बोला है? कटे फटे पत्ते हैं, तो चाहे पत्ता बड़ा भी हो सकता है, पत्ता क्या हो सकता है? छोटा। तो क्या अलग अलग कंपेयर किया कि नहीं किया है? इससे इस बात का तात्पर्य निकल जाता है कि पत्ते का आकार क्या हो सकता है? अलग अलग। चाहे तो पत्ता बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे मंझला क्वालिटी का हो सकता है, या बहुत क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। तो पत्ता कैसा होता है? रुएदार। कैसा पत्ता होता है? रुएदार। किसके किसके किससे कंपेयर किया? हाथी। कि हाथी के कान जैसे क्या हो सकते हैं? कान जैसे हो सकते हैं, या कैसा हो सकता है? कटा फटा हो सकता है। दूसरा बात यहां पर समझिए, नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना। नाम बोलिए, कौन कौन सा बोले? नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। कौन सा धनिया? हरा आदि। इन सभी में क्या होते हैं? पत्ते। मतलब इसका जो आप लोग यूज करते हैं वो केवल किसका यूज करते हैं? पत्ते का भाग यूज करते हैं। किसका किसका? नींबू का, आम का, नीम का, तुलसी का। सामान्य तौर पर ये धनिया हो गया, पुदीना हो गया, और किन सा? तुलसी। इसको हम लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और इन सभी के अंदर क्या होता है सामान्य तौर पर? क्या और भी पौधा ऐड कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारा पौधा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिया गया है कि इसके अंदर जो होता है ना, यहाँ पर कुछ कुछ पत्ता पाया जाता है, जैसे किसके अंदर? नींबू के अंदर, आम के अंदर, नीम के अंदर, तुलसी के अंदर, पुदीना के अंदर, और किसके अंदर? धनिया के अंदर। इन सभी में क्या पाया जाता है? पत्ता। क्या आपको लगता है कि इनके अलावा पौधे में पत्ता नहीं पाया जाता होगा? पाया जाता है। लेकिन आपके टॉपिक में जो आपकी सिलेबस है, कुछ कुछ इसका नाम दर्शाया गया था, जिनमें से इतना सा भाग को उठाया गया। पहला नाम कौन सा? नींबू। दूसरा कौन सा? तीसरा और कौन सा? और कौन सा? इतना बात क्लियर है? इन सभी में क्या पाया जाता है? पत्ता। पत्ता कैसा होगा? किसके कान के जैसा? कटे फटे हो सकते हैं कि नहीं? पत्ते की आकार अलग अलग हो सकती है कि नहीं? डिपेंड, पौधा निर्भर किस पर करेगा? पौधे पर। और वो भी पौधा पर निर्भर ये करेगा कि पौधा कहाँ उग रहा है। कहाँ कहाँ उग सकता है? 3 जगह। चाहे तो एक जगह उग सकता है पानी में, या मिट्टी में, या तो क्या चीज? बलुई क्षेत्र में। ये 3 जगह हो सकता है, उसी हिसाब से पत्ते की आकार निर्णय करती है। तीसरा समझिए, ये नहीं। अब आइए दूसरा। अब देखिए, पत्ता में एक चीज और केवल समझना है, जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम होता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से समझिएगा, एक नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। या इसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं जी? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, हम आपको भोजन पढ़ा रहे थे जिस टाइम, तो आपको पोषण बताए थे, भोजन बताए थे, और उस भोजन के केस में थोड़ा सा कंपेयर प्लांट पे भी किए थे, और एक कंपेयर हम लोग पौधे पर भी किए थे। वहां पर हम बताए थे, जब पोषण बताए थे, 2-3 तरीके का बताए थे। एक बताए थे स्वपोषण, बताए थे ना, और एक बताए थे आपको कौन सा? परपोषण। स्वपोषण के केस में जब बताए थे, तो वहां पर हम आपको ये क्लियर बताए थे कि कोई भी जो जीव होगा, अगर वो अपना भोजन खुद से तैयार करता है, और वो भी सूर्य की प्रकाश की मदद से करता है, ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण। और परपोषण उसको कहते हैं जो कि एक ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार करता नहीं है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है स्वपोषी जीव पर। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोले थे? परपोषण। जैसे कि मान लिया जाए, हम आपको वहां भी क्लियर किए थे कि स्वपोषण हमेशा पौधा होगा। कौन होगा? पौधा। चाहे वो छोटा पौधा होगा, चाहे वो मंझला पौधा होगा, चाहे वो झाड़ी होगा, चाहे वो शाख होगा, चाहे वो बहुत बड़ा पौधा हो जाए या बहुत बड़ा पेड़ हो जाए, वो सभी का सभी कैसा होगा? स्वपोषी। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और जिसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी वो कैसा होगा? स्वपोषी। और जो स्वपोषी हुआ वही आपका क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण से ये अपना क्या तैयार करता है? भोजन तैयार करता है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जो भोजन, हम लोग को भी किसी भी हाल में क्या चाहिए? भोजन चाहिए। हम आपको पहले भी कहे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं किसके लिए? भोजन के लिए। क्योंकि 2 रुपया कमाएंगे, आप भी कमाने के लिए पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा? भोजन पेट में जाएगा, अपना जीवन चर्या तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो किसी भी हाल में किसी भी सजीव को आप उसको चाहिए क्या? भोजन। और इसी भोजन से उसको मिलती है क्या चीज? ऊर्जा। उसको क्या मिलती है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा के माध्यम से क्या वो कोई कार्य कर सकता है? नहीं कार्य करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अभी मान लिया जाए कि 7:45 या 7:40 से पढ़ाना शुरू किए, और लगातार आपको हम 3 बजे तक पढ़ाते रहे, तो जो अभी एनर्जी है, क्या वो 3 बजे तक वही ऊर्जा रहेगी? क्या नहीं? क्या ये ऊर्जा घटेगी कि नहीं घटेगी? क्यों घटी? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, और कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा कम होगा तो कार्य की क्षमता भी क्या होगी? कम। ऊर्जा अधिक होगा तो कार्य की क्षमता भी क्या होगी? बात समझ में आया? और ये जो आपकी ऊर्जा है, ये कहां से आपको प्राप्त होगी? भोजन से। तो ये एक छोटा सा भाग जिसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण केवल होगा कहां? पौधा। अब देखिए,
तना में भी होता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन शर्त इस बात का है कि अगर तना में प्रकाश संश्लेषण होगा तो तना का रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। यदि तना, जैसे मान लिया जाए छोटी छोटी घास है तो उसका तना भी हरा होता है और पत्ती भी कैसा होता है? हरा। तो दोनों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। किसके अंदर? दोनों के अंदर। तना के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होगा और पत्ती में भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण वही होगा जहां पर का रंग कैसा होगा? हरा। जहां पर का रंग कैसा होगा? हरा। अगर हरा नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होने की संभावना बहुत क्या होती है? कम होती है। तो याद रखिए, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या तना में होगा कि नहीं होगा सर? होगा। लेकिन शर्त इस बात का है कि उसका रंग कैसा होना चाहिए? हरा। अगर हरा नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। अब एक बात समझिए, इस प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम होगा क्या चीज? सूर्य की प्रकाश। जिसका नाम क्या होगा? सूर्य की। कि सूर्य की प्रकाश एनी हाउ आपको चाहिए ही चाहिए। यदि सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती है तो क्या प्रकाश संश्लेषण संभव है? क्या नहीं। तो सूर्य की प्रकाश की मदद से पौधे के पत्ती वाले भाग में एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रकाश संश्लेषण से कोई भी पौधा किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। कार्बन कितना होगा? कार्बन कितना होगा? 6। हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? जब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो वही संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का निर्माण किस माध्यम से होगा? प्रकाश संश्लेषण। और किसके अंदर होगा? पौधे के अंदर। किस भाग में होगा? पत्ती में। या तो किस में होगा? तना। इतना बात क्लियर है। और एक बात फिर हम आपको पहले भी बताएं कि ये जो आपका ग्लूकोज है, ये आपको ग्लूकोज ही इस पौधे को क्या देती है? ऊर्जा देती है। क्या देती है? ऊर्जा। लेकिन टोटल का टोटल ये ऊर्जा एक कोई पौधा पूरा का पूरा उपयोग कर पाता है क्या? नहीं। जैसे हम लोग भी जो है, हम लोग भी जो खाना खाते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, कोई वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, तो सबका अलग अलग पोषण का लेवल है। तो मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि एक चिकन चावल आपने लिया, क्या लिया आपने? चिकन चावल। तो यहां से आपको प्रोटीन और भी कार्बोहाइड्रेट चावल से मिल गया। तो क्या जितना आपको ग्लूकोज मिलना था तो क्या पूरा का पूरा सभी का सभी ग्लूकोज उपयोग कर लेते हैं क्या? नहीं। बहुत सारा ऊर्जा बच जाता है। तो बच जाने के बाद वो कहीं ना कहीं जमा होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह से पौधा भी क्या करता है कि जो ऊर्जा उपयोग करना था कर लिया, और करने के बाद जो बच जाता है ना, तो बचने के बाद ये बदल देता है किसके अंदर? स्टार्च के अंदर। ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि किसके अंदर बदल जाता है? स्टार्च। तो पौधे के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से किसी पौधा को क्या मिला? ऊर्जा। और ऊर्जा का उपयोग करने के बाद जो बच गया, यही ग्लूकोज आपस में मिला और बनाया क्या चीज? स्टार्च। जो किसी पौधे की एक जमा ऊर्जा होती है, किसी पौधे की एक संचित ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा का नाम हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च। तो स्टार्च किसमें पाया जाएगा? पौधे में कि जंतु में? पौधे में। और वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाया, और वही ग्लूकोज बनाने के साथ साथ अगर वो जितना भाग उपयोग करना था कर लेगा, और जो बच जाएगा वही ग्लूकोज आपस में मिलेगा और क्या बना देगा? स्टार्च। और इसी को हम लोग कहते हैं, किसी पौधे की कौन सी ऊर्जा कहते हैं? संचित ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? संचित ऊर्जा। नाम बोलिए, कौन सी ऊर्जा? संचित ऊर्जा। इतना बात क्लियर हो गया। तो ये देखिए, पत्ता कैसा होता है? रुएदार। किसके कान के जैसा हो सकता है? कटे फटे हो सकता है कि नहीं? किसमें पाया जा सकता है? नींबू और फलना रे का नाम। इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ जाए। पत्ते के अंदर क्या प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश मदद करेगी कि नहीं करेगी? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधे को कौन सा रंग होना जरूरी है? हरा रंग होना क्या है? जरूरी। प्रकाश संश्लेषण से किस चीज का निर्माण होता है? ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6, जिसमें कार्बन कितना होता है? 6। हाइड्रोजन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 6। ये सभी मिलने जुलने के बाद क्या चीज बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से किसी भी पौधे या सजीव को क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा यूज करने के बाद बचता है पौधे के अंदर। हाँ, तो वही ग्लूकोज आपस में मिल जाता है और किस चीज का निर्माण करता है? स्टार्च। क्या वो संचित ऊर्जा कहलाती है कि नहीं कहलाती है? संचित ऊर्जा पौधे में, एनिमल में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन हम बात कर रहे थे पौधे का, तो पौधे की संचित ऊर्जा का नाम क्या है? स्टार्च है। क्या अगर स्टार्च को, ध्यान से समझिए, अगर स्टार्च को कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो कि 2-3 दिन सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आई ही नहीं, ऐसा समझिए 2-3 दिन सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आई, एकदम पूरा बादल घिरा हुआ था, घट्टा चल रहा था, बारिश हो रही थी, एकदम सूर्य की प्रकाश थोड़े देर के लिए भी 3-4 दिन से नहीं आया, तो क्या पौधा मर जाएगा? यही जो संचित ऊर्जा जो जमा करके रखा है उसी को फिर स्टार्च को तोड़ेगा, और वही स्टार्च किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज में। किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज। और उसी ग्लूकोज से फिर वो क्या लेगा? एनर्जी, और वही उसी से फिर वो अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। जैसे आप अभी सुबह से तो कुछ खाए होंगे नहीं, ये मोटा मोटी बहुत लोग तो नहीं खाए होंगे जी, तो अगर क्या वो अगर 12 बजे तक वो पढ़ते हैं तो क्या मर जाएंगे 12 बजे तक? क्या आपको ऊर्जा मिलेगी ना? कहां से मिलेगी? जो आपके शरीर के अंदर जो बोलिए सर। ठीक है, आए रुकिए एक धीरे धीरे
किसी पौधे को आप कमरे में रख दिए, सुनिए, किसी पौधे को आप कमरे में रख दिए, अंधेरा कमरे में डाल दिए, ठीक है सर, कहां से दे देगा केमिकल ग्लूकोज? कैसे, किस माध्यम से? लिक्विड कहां देगा? देखिए सर, थोड़ा सा आपको बताते हैं, अब तो बैठिए बैठिए बताते हैं। अब छेड़ दिया है तो सुन लीजिए, कोई भी पौधा होगा, थोड़ा सुनिए, ऊपर से बता रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश हो जाए। कोई भी पौधा है, यह है आपका पौधा जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट्स। गौर से समझिएगा, ये सुनिए, इनका सवाल था, सुन लीजिए क्या था सवाल। सर, एक बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें किसी पौधे को रख दिए है और उसमें सूर्य की प्रकाश नहीं डालते हैं, उसको केवल ग्लूकोज, यही ना जी, ग्लूकोज हम लोग एज ए लिक्विड फॉर्म में देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ दोनों कंडीशन अलग अलग है कि जो पौधा है उसके पास दो भाग होता है, एक भाग होता है आपका जिसका नाम होता है जाइलम और एक भाग होता है जिसका नाम क्या होता है, फ्लोएम। इससे फ्लोएम से भोजन लेके जाता है और इससे क्या ले जाता है, जल लेके जाता है। अब इसके अंदर प्रवाहित केंद्र अलग अलग है। जैसे कि मान लो कि अगर ये पौधा है, मान लेते हैं ये पौधा है और इसके अंदर एक भाग है, मान लेते हैं कि ये है जाइलम, क्या है जी, जाइलम, ये वाला भाग क्या है आपका, जाइलम, और दूसरा वाला भाग हम लेते हैं, जैसे कि दूसरा वाला भाग है ये आपका क्या है, फ्लोएम, मानना समझने के लिए तौर पर। और यहाँ ऊपर पत्ती लगा हुआ है, ये पौधा हम ले लिए थे, ये ऊपर पत्ती लगा हुआ है और नीचे आपका क्या है, जड़ है। तो जब भी पानी जाएगा तो वो जड़ से जाता है, कहां से जाता है, जड़ से, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पानी फंसी हुई रहती है ना, मिट्टी के अंदर छोटी छोटी पानी, तो उसको हम लोग पानी, वो जो पानी छोटा छोटा है, वही पानी को जड़ के अंदर रूट हेयर होता है और वही रूट हेयर से अवशोषित करता है और अवशोषित करने से जाइलम के माध्यम से जड़ से कहां पहुंचाया जाता है, पत्ती के पास। तो यहां से जड़ के पास, यहां से चला गया पत्ती के पास। अब एक बात यहां समझिए, अब किसकी बात आ गई, भोजन की बात। तो भोजन आपको पता है पत्ती में होगा, कहां होगा, पत्ती, और पत्ती किसी भी पौधे के ऊपरी पोर्शन पर होता है, ऊपरी भाग में होता है, समझ रहे ना। कोई भी पौधा होगा तो उसके ऊपरी भाग पर क्या होगा, पत्ती होगा। जब ऊपरी भाग पर पत्ती होगा तो यहां भोजन तैयार हुआ है और भोजन चाहिए जड़ तक हमको, तो भोजन यहां से कहां आएगा, यहां तक आएगा। तो अगर आप दे रहे हैं ग्लूकोज तो पत्ती के फ्लोएम वाले भाग से अवशोषण होना चाहिए, तभी वो मामला होगा। ऐसा नहीं कि आप जड़ में रख दीजिएगा भोजन, सोचिएगा चला जाए, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फल कहां चला गया, मुस्कुरा दिया, क्योंकि फ्लोएम जो है ना हमेशा काम पत्ती से जड़ की तरफ करता है। तो पत्ती के अंदर ग्लूकोज कैसे दीजिएगा आप? हाँ सर, मोटा मोटी आपका कहने तबियत का लिए छेड़ दिया भाई। जब इतने सवाल पूछना था कि सर सूर्य की प्रकाश के बिना भी रह सकता है, लेकिन एक उसका टाइम पीरियड होगा। क्यों, क्योंकि केवल सूर्य की प्रकाश संश्लेषण के लिए ही पौधे को नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या बोलो, कोई दिक्कत आए, ग्रोथ करेगा सर, क्यों नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड तक। हम क्या बोल रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश केवल यही नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण ही हो, वो तापमान को नियंत्रित भी करता है, वो प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करता है, वो उसकी नमी पर डिपेंड करता है। हम करें बंद कमरा आप कर दिए, सुनिएगा ध्यान से, बंद कमरा कर दिए हैं, उसका टेम्परेचर आपको निर्धारित करना पड़ेगा। यदि टेम्परेचर आप निर्धारित नहीं करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पीकरण में प्रॉब्लम होगा। वाष्पीकरण में प्रॉब्लम होगा, जाइलम धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, सूखता चला जाएगा, उसका ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अभी क्या है कि जहां पर मान लिया जाए कि बहुत अधिक जहां गर्मी पड़ी है, धूप पड़ रहा है, देखिएगा पत्ता धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। क्यों, उसके अंदर पानी की क्या हो जाती है। अब बैल जब सवाल पूछा, ध्यान इधर से सुनने, मुस्कुरा देंगे 1 लाख। जब सवाल पूछ दिया है तो सुनेगा कौन सी, तो भैया जो सवाल जो पूछ रहे हैं तो वो सुनिएगा तब। अब ये पूछा ही नहीं, इसको हम रामायण की तरह बकवा रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। जो पूछे हैं सुनो पहले, कि जो पूछ लिया सुनबे नहीं करेगा, बाद में बोलेगा आए क्या बोले सर, फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना बात क्लियर है ना। प्लांट जीवित रहेगा, ग्रोथ उसका रुकेगा। सूर्य की प्रकाश, ये याद रखिए कि सूर्य की प्रकाश केवल पौधे की प्रकाश संश्लेषण के लिए ही जरूरी नहीं होता है, उससे उसको बहुत चीज का निर्धारित करना पड़ता है। तापमान निर्धारित करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी, नमी जिसको कहते हैं, वो भी उससे निर्धारित होता है, प्लांट का ग्रोथ रेट उससे होता है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़े हम। दूसरा, अब एक आया आपके पास जिसका नाम क्या है, फल। क्या नाम है, फल। इसी फल को क्या हम लोग फ्रूट के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोलिए किस नाम से जानते हैं, फ्रूट के नाम से। फ्रूट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, फल कहते हैं। क्या कहते हैं, फल। अब देखिए अमरूद भी एक क्या है, फल है। जैसे छोटा सा आ गया अमरूद तो अब फल आ गया, तो फल पहले बता दें कि फल होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई भी पौधा होगा तो पौधा भी एक रिप्रोडक्शन करता है जिसका नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या नाम होता है जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया कोई भी पौधा कर सकता है, लेकिन सभी पौधा लैंगिक जनन नहीं करेगा। बहुत ऐसी पौधा है जो अलैंगिक जनन भी करता है, बहुत ऐसा पौधा है जो कि लैंगिक जनन करता है। लेकिन अब आप कहोगे सर लैंगिक जनन के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हम मानव है, गौर से सुनिएगा सर, हम लोग क्या है? मानव। ये जो हम लोग मानव है, मानव में नर भी अलग है और दूसरा मादा भी क्या है? अलग। नर कहते हैं लड़का को, मादा कहते हैं किसको? लड़की। अलग अलग है या नहीं है? और जब भी है इधर पीछे पीछे पौधा, ये जो नर है और दूसरा कौन सा है? मादा है, ये दोनों चाहिए तभी कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन। हम कह दें कि अगर एक नर का विवाह दूसरे नर से करा दिया जाए तो क्या कभी लैंगिक जनन कंप्लीट हो पाएगा? या कहते हैं ये जो मादा है दूसरे मादा से विवाह कर दिया जाए, क्या लैंगिक जनन कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। जब भी लैंगिक जनन कंप्लीट करना होगा तो यहाँ पर सेक्स हमको कैसा चाहिए? ऑपोजिट चाहिए। सेक्स का मतलब लिंग कैसा चाहिए? ऑपोजिट चाहिए। एक चाहिए नर तो दूसरा क्या चाहिए? मादा। तो जब पौधे के अंदर भी लैंगिक जनन होगा तो वहां भी कैसा चाहिए? ऑपोजिट चाहिए। एक चाहिए नर तो दूसरा कैसा चाहिए? मादा। और फूल के अंदर नर और मादा होता है, वहां भी है बैलों का बैल महाबैल। इधर सुनिए ना भैया, यहां रिप्रोडक्शन होके संतान आ गया, उधर मुस्कुरा रहा है। क्या बोले सर? बोलिए, क्या पता कीजिएगा? वो सवाल वो सही पूछा है कि सर हम पता कैसे करेंगे कि नर और मादा है? सही बात है, पता कैसे करेंगे? डिमांड मांग के देखना, डिमांड मांग के देखना भैया, महिला कौन डिमांड दे रही है। तो पेड़ में तो पता चलाना पड़ेगा, उसके लिए अंग होता है। जिस तरीके से सुनिए सुनिए, आप नर है मादा है? उससे पूछें क्या है? हमको तो मादा लगता है। सबूत होना चाहिए ना। क्या सबूत है? देखिए, गलत सेंस नहीं लीजिए। हम क्या बोले? गलत सेंस नहीं लीजिए। हम सही पूछे और आप जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात है। सही बोल रहे हैं ना? कुछ ना कुछ क्या है बात, लेकिन जवाब दिया जा सकता है। सर अंग मेरे पास अलग है। हम किसी महिला से पूछे आप क्या बोलेगा? महिला हम बोले ना सर पुरुष लग रहे हैं आप, उसको देना पड़ेगा जवाब। क्या बोलेगा? अंग हमारे पास अलग। इसका मतलब अरे जिस दिन कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर जाके डॉक्टर के पास जाता है तो उसको होता है ना, रोता है जब, तो बाहर निकल के बोलता है हाँ भैया खुश होइए आपको लड़का हुआ या आपको लड़की हुआ है। क्या देखकर बताता है? अंग देख, बच्चा देखकर बताएगा। बच्चा देखकर पता चल सकता है भाई। बच्चे के अंदर जो अंग होगा उसी अंग को देखकर न पता चलेगा। तो ये नर और नर का होना, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? अंग होगा। और ये मादा का होना, इसका मतलब इसके पास भी कुछ ना कुछ क्या होगा? अंग, जो एक दूसरे का विपरीत अंग होगा। इसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो नर का होना अलग बात है क्योंकि उसके पास अलग अंग है, मादा का होना अलग है क्योंकि उसके पास मादा का अंग है। अब सवाल आया कि सर हम पौधे के अंदर नर और मादा को पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा कि जब भी पौधे के पास आएंगे आप, तो पौधे के नर के पास पहचानने के लिए, अगर ये पौधा नर है तो इसके पास मौजूद होगा परागकोश। मौजूद क्या होगा? परागकोश, जिसको हम लोग कहते हैं एंथर। क्या चीज कहते हैं? एंथर। अब कहोगे सर एंथर कहाँ है? मन में उठेगा सवाल। तो याद रखिए कि कुछ इस प्रकार से एंथर रहता है। किसी भी पौधे के अंदर जाओगे तो यही वाला भाग क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। कौन सा चीज कहलाता है? एंथर। या कभी कभी से नाम से सुनिएगा, जो आपकी मादा है, क्या चीज है? मादा है। इसके पास यहां देखिए उल्टा बना दिया है, एंथर कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो भाग बताया ना, ये जो भाग बताया ना, ये मादा का भाग है जिसमें कि अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय। अब गौर समझिएगा, ये होता है नर और मादा का अलग अलग भाग। वो आप किसी दिन फूल लेकर आना, बता देंगे, इतना जरूरत आपको है नहीं, बस इतना समझ लीजिए। अब कहोगे सर कैसे हम पता करें कौन सा पौधा में लैंगिक जनन होगा? सवाल तो हो सकता है आपका। तो वैसा पौधा जिसमें फूल होगा, सिंपल सवाल। कोई वैसा पौधा जिसमें फूल होगा वो पौधा लैंगिक जनन करेगा सामान्य तौर पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसे पौधे के अंदर फूल आते हैं लेकिन वो केवल दिखावा होता है, उसके अंदर लैंगिक जनन होता नहीं है। वो घर को सजाने या कभी शादी ब्याह में देखिएगा पौधा लगा दिया जाता है, वो केवल सजाने के लिए आता है, तो वो अलग बात है। लेकिन वो पौधा सामान्य तौर पर जो जनरली हम लोग आसपास में देखते हैं, जितने भी पौधे के पास फूल है वो पौधा जो है आपका कौन सा जनन कर देगा? लैंगिक। और लैंगिक का होना इस बात का सबूत देता है कि नर और मादा का होना क्या है? जरूरी। और जब तक नर और मादा होगा नहीं, किसी भी हाल में लैंगिक जनन पूरा नहीं होगा। बात क्लियर है? आप हम लोग भी जब विवाह होता है तो संतान आता है, तो वो किस विधि के द्वारा?
लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन होना अनिवार्य है, क्यों? इसलिए क्योंकि अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करता है। हमारे बाद भी कोई आएगा, उसके बाद भी कोई आएगा, उसके बाद भी कोई आएगा, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो वो किस विधि के द्वारा? लैंगिक जनन की विधि के द्वारा। और लैंगिक जनन होगा तभी अपना विकास भी आगे की ओर बढ़ता है, तभी अपना जनसंख्या भी आगे की ओर बढ़ता है, तभी अपना जनरेशन जिसको पीढ़ी कहते हैं वो पीढ़ी भी क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन हम लोग के तौर पर, मानव के तौर पर, पौधे के अंदर अलैंगिक जनन भी होता है, वो भी तो विकास कर रहा है, वो भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहा है, लेकिन उसके अंदर विधि क्या है? अलग। हम लोग कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? कि अपने पास नर और मादा दोनों है, और ये दोनों है तो वो कौन सा जनन करेगा? लैंगिक। तो लैंगिक जनन करने के बाद ये नर और मादा पौधे के पास होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अमरूद, जो कि एक प्रकार की क्या है? ये फल होता क्या है हम वो केवल बताना चाह रहे हैं। तो फल वही होता है जिसका कि निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय। और अंडाशय किसी भी फूल का मादा का भाग है या नहीं है? मादा लड़की वाला भाग बताए हैं, और नर किसका भाग बताया है? लड़का वाला। तो हमको यहाँ पर बनाना क्या है? फल। तो फल का निर्माण हमेशा किससे होता है? अंडाशय। आप कोई भी फल खाते हो ना, इसका मतलब समझ लिए वो उस फल का क्या है? अंडाशय वाला भाग है। कौन सा भाग है? अंडाशय। क्योंकि अंडाशय ही पकता है तब फल का निर्माण होता है। अगर अंडाशय पका नहीं है तो फल का निर्माण कभी हो नहीं सकता। जैसे आप सेब खाते हो, क्या सेब एक फल है? क्या सेब फल नहीं है? सेब फल नहीं है लेकिन फल है। सेब फल नहीं है लेकिन वो फल है आपका औषधि फल। कैसा फल है? औषधि फल है। इसको काल्पनिक फल भी कहते हैं, वास्तविक फल ये नहीं है। जैसे आप मान लिया जाए अनानास खाते हो, ये वास्तविक फल है। आप और भी अनार खाते हो, वो वास्तविक फल है। लेकिन याद रखिएगा कि कहीं पर भी फल, जो सेब आपको बताएं हम, वो सेब देखिएगा एकदम गुद्देदार टाइप में लगेगा। और कभी कभी वो देखे हैं बचपन में, वो खाए होंगे धान का, वो क्या कहता है उसको, गंभर खाए ना, तो उसका भी स्वाद देखिए मीठापन रहता है। और एकदम पूरा का पूरा कैसा उसको बोला जाए, मतलब मुलायम भाग पूरा रहता है ना। तो उसी तरीके से सेब है। सेब क्या है ना, कि जहां फूल बैठता है, जहां जैसे कि ये तना है और इसके ऊपर फूल बैठा ना, तो ये जो जहां पर वो ज्वाइंट जहां पर है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। देखिए संधि विच्छेद कीजिएगा, पुष्प जोड़ आसन आया नया, तो पुष्प का मतलब फूल, आसन का मतलब बैठने की जगह, जहां पर फूल बैठा है उसी को क्या बोले हैं? पुष्पासन। तो सेब जो है ना, एक्चुअल में पुष्पासन का भाग होता है, वो फल होता नहीं है। फल वही है जिसका निर्माण कहां से हुआ है? अंडाशय। तो अंडाशय से जिसका निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? फल। जैसे एक फल आपके पास आया जिसका नाम क्या है? अमरूद। क्या नाम है? अमरूद। अब अमरूद के पास आइए, देखिए अमरूद का पत्ता कैसा होता है? छोटा छोटा। और कैसा होता है? खुरदरा। अमरूद का पत्ता कैसा? छोटा छोटा। और कैसा होगा? खुरदरा होगा। अमरूद के पेड़ पर क्या होते हैं? फूल लगते हैं। इसका मतलब फूल लगा तो कौन सा जनन होगा? कौन सा जनन? लैंगिक जनन। अब यहाँ अमरूद के पत्तों को चबाने से क्या ठीक होता है? दांत ठीक होता है। अमरूद के पत्तों में कौन सी चीज पाई जाती है? विटामिन सी। ये 2 पॉइंट को बड़ा ही याद रखिएगा कि अगर अमरूद का पत्ता चिबा रहे हैं तो उससे क्या चीज ठीक हो जाएगा? दांत। दर्द होता है दांत के अंदर, तरह तरह की बीमारी होती है, तो वो क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। और अमरूद के पत्तों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। कैसा कौन सी विटामिन किस पत्ते में पाई जाती है? अमरूद की पत्ती कैसे होती है? छोटे छोटे। और कैसा होता है? खुरदरा होता है। और कैसा होता है? खुरदरा। ये इस पॉइंट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप केवल ये 2 पॉइंट को याद रखिए कि अमरूद के पत्तों को चबाने से क्या ठीक होता है? दांत का ठीक होता है। दांत के अंदर जो भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी होती है वो क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो अमरूद के पत्तों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। कहाँ पाई जाती है? किसके पत्ते में पाया जाता है? अमरूद का पत्ता छोटा होता है कि बड़ा होता है? खुरदरा होता है कि बिना खुरदरा वाला? कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सा अंग ठीक होता है चबाने पर? किसको चबाने पर दांत ठीक होता है? क्लियर कहानी है? कहीं को दिक्कत? फल का निर्माण किस भाग से होगा? अंडाशय नर का भाग है कि मादा का भाग है? मादा का भाग है। क्या मादा का भाग है तो इसका मतलब लैंगिक जनन करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम बता दें आपको पूछ ले कि भाई पौधा लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन, डिपेंड करता है कि उसके अंदर है नर या मादा की नहीं है। अगर नर और मादा है, इस बात का क्लियर रहिए कि वो कौन सा जनन करेगा? लैंगिक। और लैंगिक जनन करेगा तभी फल का निर्माण होगा, अन्यथा फल का निर्माण नहीं होगा। जिस प्रकार से कि हम लोग मानव हैं, तो मानव का प्रोडक्ट क्या? बच्चा ही होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो क्या हो? बेटी। यही तो 2 पॉसिबिलिटी बनता है। अरे यही ना बनता है सर, कि तीसरा वाला भी सोच रहे हैं हो सकता है। अरे महाबैल वो जो आया है तो कहीं थोड़ी ऊपर से फेंक दिया है लोग, कि बचपन में कहते हैं परी दी बच्चा गोद में, तो परी ट्रांसजेंडर को थोड़ी दे दिया है कि इसी के अंदर गुणसूत्र में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ट्रांसजेंडर आ गया, यही ना आया। तो उसी तरीके से हम लोगों का जिस तरह से प्रोडक्ट है अपना संतान, बाल बच्चा, तो उसी तरीके से किसी भी पौधे का फल 2 चीज, किसी भी पौधे का प्रोडक्ट 2 चीज होगा। एक होगा आपका फल और दूसरा होता है आपका क्या चीज? बीज। दूसरा क्या होता है? बीज। तो फल और बीज। हाँ यस सर। इसमें सर अमरूद में एसिड नहीं होता है, वो मीठा होता है, और एसिड वही होगा जो खट्टापन होगा। तो वो उसका पत्ता में बोला, अरे बैलाओं के हाथ देखिए
अमरूद वो मीठा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, और जिसके अंदर भी आए वो उसमें कम कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट रहेगा। क्यों सर? इसीलिए सुनिए, कोई भी फल, देखिए सुनिए, जब छेड़ दिए सुनिए सुनिए सर, देखिए कोई भी फल है, एक बात गौर कीजिएगा, कोई भी फल है स्वाद में कैसा होगा? मीठा। कोई दिक्कत नहीं, पूछा कोई बात नहीं, सवाल सुनिए, कौन सा चीज होगा? मीठा होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि कोई कम मीठा है, कोई क्या है? ज्यादा मीठा। कभी कभी पपीता को देखिएगा आप, जब कच्चे में तोड़ लीजिएगा मीठा कम लगेगा, और जैसे ही वो ज्यादा पका होगा ज्यादा मीठा लगेगा, अध कचरा में कीजिएगा कम मीठा लगेगा, होता है ना। तो वो एक्चुअल में ये मीठा कहाँ से गया? थोड़ी ना चीनी फैक्ट्री इसके अंदर बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं। कोई भी पौधा है तो उसका जो फल बनता है, तो फल का स्वाद सामान्य तौर पर उसके नेचर, प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अब आप सोचोगे नींबू में कार्बोहाइड्रेट खोजने के लिए, मीठा स्वाद खोजने के लिए मिल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि नींबू के अंदर तो एसिडिक चीज है। आप संतरा के पास जाओगे, सोचोगे मीठा मिल जाए तो होगा क्या? नहीं, उसके अंदर वो पौधे की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसके अंदर फल का स्वाद कैसा है। लेकिन यदि फल का स्वाद मीठा हो तो इससे इस बात का पता चल जाता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट ये आया कहां से? जो प्रकाश संश्लेषण किया ना, तो ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज, वो ऊर्जा, ग्लूकोज जो यूज करना था किया, वो बच गया ऊर्जा, और बचने के बाद जितना भी उपयोग हो गया, उपयोग होने के बाद वो सारा का सारा फल में भेज देता है। क्यों भेज देता है? क्योंकि उसका वो कैसे बाहर करेगा? जैसे हम लोग का है, जैसे अभी 2 घंटा क्लास चले आपका, आपको जोर से पेशाब लग जाए, क्या करोगे? अरे सर नहीं जा रहे हैं, मान लिया जाए, तुरंत जाने का तो चले जाइएगा भाई, समझाना है, पूछना है, तो क्या कीजिएगा? 2 घंटा वेट कीजिएगा, और एकदम 2 घंटा वेट कीजिएगा तो एकदम पूरा जोर से लग गया। सुनिए सुनिए, दरबटों ने दिया जाएगा। पेशाब अगर पीक लेवल में लग जाए, दरबट दे देगा ये जी, दरबट देगा, थैलिए ऊपर नीचे करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसी तरीके से उसके अंदर क्या होगा कि अब क्या होगा? सुनिए सुनिए, अब क्या होगा कि उसको निकालोगे ना बाहर, तो क्या जब अपने शरीर से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं तो क्या वो चीज उत्सर्जित पदार्थ होता है कि नहीं होता है? कोई भी चीज जब आप बाहर निकालते हैं तो वो पदार्थ कैसी होती है? उत्सर्जित पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ? उत्सर्जित पदार्थ। अब हम आपसे पूछ दें, जब उत्सर्जित पदार्थ निकाल रहे हैं सर आप, ठीक है, तो वो ये क्या है? आपके यूज की चीज नहीं है। पेशाब आपको यूज की चीज है? जोर से नहीं बोले आप लोग, किसी किसी को उपयोग भी है क्या? तो फिर बोलते कहीं नहीं भैया, है आपके लिए। तो भैया हम क्या पूछ रहे हैं? आपके लिए कोई प्रयोग, वो दूसरे के लिए प्रयोग है। दूसरे के लिए क्या है? तो दूसरे को रहने दीजिए। आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, आपको रखना है तो जोर से बोलिए। जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब जरूरत है उसको। बड़ा फेरा, जब पूछ लिए पेशाब की किसी का, कोई, हम लोगों को तो कोई आवश्यकता नहीं भैया, हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम तो बाहर करते हैं। अरे आपको भी जरूरत नहीं है तो जो बाहर करते हैं कि नहीं, तो बाहर करते हैं तो वो क्या है? उत्सर्जित पदार्थ। और उत्सर्जित पदार्थ कहा भी उसी को जाता है कि जिसका की उपयोग उसको अपने लिए नहीं है बल्कि किसी दूसरे के लिए है। तो उसी तरीके से हम कहें कि अगर मान लिया जाए कि पौधा लगा हुआ है और पौधे के अंदर लगा हुआ है आपका क्या चीज? फल। तो क्या ये फल इस पौधे को कोई जरूरत है क्या? पौधे को कोई जरूरत नहीं है। तो ये फल भी जो इस पौधे के लिए है ना, तो वो आपकी कौन सी पदार्थ होती है? उत्सर्जित पदार्थ होती है। ये कभी भी इसको प्रयोग, फल का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि अगर कोई नहीं इसको तोड़ेगा ना, ये देखिएगा खुद ब खुद अपने पौधे से क्या हो जाता है? अलग होकर के नीचे गिर जाता है। अगर नीचे गिरा हुआ भी जिसको उपयोग करना था कर लिया, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाता है? सड़ जाता है। सड़ करके फिर वही कार्बनिक पदार्थ बन जाएगा। इसीलिए फल भी पौधे के लिए कोई उपयोगी चीज नहीं होता है। और ये फल भी इस पौधे के लिए कैसा चीज है? उत्सर्जित पदार्थ है। कैसी पदार्थ है? उत्सर्जित पदार्थ है। जिस प्रकार से कि मानव के लिए पेशाब जो था, ये पेशाब हम लोगों के लिए अनुपयोगी चीज है, खास करके मानव के लिए कोई इसका प्रयोग नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो आप फल देख रहे हैं ना, इस पौधे के लिए उत्सर्जित पदार्थ है और इस फल का कोई काम इस पौधे को नहीं होता। तो याद रखिए, ये पेशाब क्या आप पौधे को जरूरत है या नहीं है? जरूरत, क्योंकि यहां से उसको अमोनिया मिलेगा, नाइट्रोजन वगैरह यहां से मिल जाएगा। अब ये फल बताइए, क्या हम सजीव को या मानव को आवश्यकता है या नहीं? तो इसका उत्सर्जित पदार्थ हमको जरूरत और मेरा उत्सर्जित पदार्थ इसको जरूरत। तो दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में आया कि ना आया? बात समझ गए सर? चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ सर, सवाल तो सही है, सवाल है सही, लेकिन समझिए, सुनिए सर, सुनिए। ए प्राणी, सवाल है आपका सही कि सर जरूरत तो पेशाब को हम लोगों को न है, ठीक बात है, वो जरूरत है पौधों को, ये भी बात सही है। लेकिन सर जल जाता है, यही ना सर? इसी यूरिन के अंदर जो मानव का यूरिन होता है,
आप स्टेशन गए होंगे, गए हैं स्टेशन, पेशाब घर भी गए होंगे ही, जब स्टेशन गए तो पेशाब घर भी गए होंगे, गुलाब की खुशबू आती है वहां से आती है ना, समझिए आती है खुशबू, लेकिन नहीं आती है, ये गई ही नहीं है। फिर अगर स्टेशन गए और अगर जो पेशाब घर गया तो वहां से एक विचित्र तरीके की महक आती है ना। और देखिएगा जिस जगह पर पेशाब गिरता है वो जगह बिल्कुल काला होता है। ये लोग को देखवेन क्या, बस गया अपना काम करके चला, काला उजला क्या रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जाइएगा तो देखिएगा, ठीक है, ऊपर में परत जम जाता है, जिस परत का जो है हल्का येलोइश तरह का हरा, येलोइश हरा टाइप में हो जाता है, वो एक परत बन जाता है और एक काला काला भाग हो जाता है और उसमें महक आना शुरू हो जाता है। अगर मान लिया जाए हम कहें कि ये पौधा है और इस पौधा पर रोज हर टाइम जाकर के आप पेशाब गिराओगे, समझना, उसको गिराओगे, और आपके मानव की पेशाब में मौजूद रहता है अमोनिया, मौजूद क्या रहता है, अमोनिया। इसके अंदर हल्की मात्रा में रहती है यूरिक एसिड और इसके अंदर रहती है क्या चीज, यूरिया। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, यूरिया। ये अमोनिया की वजह से, ये अमोनिया इसको पौधे को, और ये यूरिया की वजह से बहुत अधिक मात्रा में हो जाने के कारण पौधा मर जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी मात्रा में मिला तो इसको अमोनिया या नाइट्रोजन या कुछ भी यहाँ से पदार्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तुम ही को हम कह दे कि मेरा बिहाम आओ और कंठ फाड़ तक तुमको खिला दें तो पाचन हो पाएगा क्या, नहीं। तो खाना ही खिलाए हैं हम, लेकिन ओवर डोज दे दिए हैं तो कभी नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरीके से यहाँ क्या है कि जलने का कारण यह है कि उसको ओवर डोज मिल जाता है, जितना का उसको जरूरत है जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, जिसके कारण कि वो क्या कर जाता है, जल जाता है। और कुछ सवाल भाई, हाँ दो तेरी बोल भैया, सुने 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 की बोलिए। ठीक है सर, विटामिन नहीं रहता सर, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। जैसे कैरोटीन का नाम हम आपको पहले भी बताए थे कि उसके अंदर तरह तरह का कैरोटीनाइट पदार्थ रहता है, जिसके कारण उस पत्ते की स्वाद बदल जाती है, उस पत्ते की क्या होती है, स्वाद बदल जाती है। तो अगर पानी में आप उसको डालें, और नीम के पत्ते का स्वाद कैसा है, मीठा, बिल्कुल कड़वापन है कि नहीं है। इसका मतलब कड़वापन होना इस बात का संदेश देता है कि उसके अंदर बहुत अधिक कड़वापन है, और कड़वापन आपके जो कफ भाग है, जो आपका लंग्स भाग है ना, तो उसके रास्ते को प्योर कर देता है। जितना भी कड़वा भाग, आप जैसे चिरोता वगैरह पीते हैं ना, तो वो क्या है कि आपका जो कंठ जैसे पीते हैं आप, तो ये उसके अंदर जितना भी आपका हानिकारक जितना भी चीज है ना, उसको क्या कर देता है, ढीला कर देता है। और ढीला कर देने बस कफ क्या आ जाता है बात, जिससे आपकी खांसी क्या हो जाती है, ठीक, और वही जाकर के फिर ब्लड को भी शुद्धिकरण कर देता है, जिसके कारण कि आपका ब्लड भी क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो लगातार इन चीजों को भोजन में क्यों कहता है ये चीज कि भोजन को बार बार बदल बदल कर लेना चाहिए। कुछ एसिडिक चीज होता है, कहीं बेसिक चीज होता है, कहीं उसके अंदर कुछ कुछ विटामिन रहता है, अलग अलग रासायनिक पदार्थ रहता है, जो आपके शरीर को पूरा का पूरा बूस्टर कर सके, आपके शरीर को बूस्ट कर सके, आपके शरीर के अंदर तरह तरह का एंटीजन या उसके अंदर एंटीबॉडी का निर्माण कर सके, ताकि आपका शरीर को होने वाले नुकसान से क्या हो सकता है, बचाया जा सके। तो तरह तरह का उसके अंदर डिपेंड करता है उसके रासायनिक पदार्थ पर। अब इसलिए पूछ भाई सब सिलेबस में छाओ ने झुट्टो और पूछेंगे। जानवरों का शिकार, किसका शिकार, जानवर। देखें यहाँ पर शिकार करना क्यों करता है जानवर, कोई भी जानवर है वो शिकार क्यों करेगा, अपने भोजन के लिए, यही ना जी। कोई भी जानवर है अगर वो शिकार कर रहा है अपने भोजन के लिए, दूसरी बात भोजन के लिए तो वो किया, और एक इसका मुख्य कारण है कि अपने पर्यावरण को, जो आपकी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसमें फूड चेन पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं ना, आहार श्रृंखला जिसको कहते हैं। तो वो आहार श्रृंखला को बैलेंस रखने के लिए भी क्या है कि उसका शिकार करना जरूरी है। जैसे हम एक फूड चेन ले, जैसे हम कह दें कि यहाँ है ग्रास, कौन है, ग्रास। इस ग्रास को मान लिया जाए बकरी खाई है, कौन खाई है, बकरी। बकरी को मान लिया जाए लोमड़ी खाया है, और लोमड़ी को खा लिया है मान लिया जाए टाइगर, या शेर टाइगर कुछ भी ले सकते हैं आप, ये खा लिया। तो हम कहें कि ये जो ग्रास था, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रास को कौन खाया है, बकरी खाया है, तो बकरी शाकाहारी हो गई, जो साग सब्जी यही खाता है शाकाहारी हो गई, क्योंकि ये घास को खा रही है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो गौट है, इस गौट को कौन खाया, बकरी को कौन खाया, लोमड़ी खाया। इसका मतलब लोमड़ी कैसा हो गया, मांसाहारी हो गया। अब इसको कौन खाया है, टाइगर, तो ये भी क्या हो गया, मांसाहारी। अब हम एक बात पूछ लें, क्या टाइगर इसको खा सकता है कि नहीं खा सकता, लेकिन टाइगर क्या है, मांसाहारी। टाइगर क्या है, मांसाहारी। तो एक के बात याद रखिए, मांसाहारी उसको कहते हैं जो शाकाहारी पर निर्भर करता है, जो शाकाहारी को खाता है वही क्या कहलाता है, मांसाहारी। इतना बात क्लियर हो गया नहीं। तो ऐसा नहीं करना कि केवल मांस खाने वाला ही मांसाहारी होगा, शाकाहारी खाने वाले को भी क्या कह देंगे, मांसाहारी। अब ध्यान से फिर से समझिए, शाकाहारी को खाने वाले को, शब्द सुनिएगा, एक नहीं सर कि शाकाहारी वाला है उसको खा रहे, जी नहीं, शाकाहारी को खाने वाले को क्या कहते हैं, मांसाहारी। शाकाहारी यहाँ पर कौन था,
तो बकरी का मांस नहीं खाएगा जी, तो मांस खाने वाले को क्या कहते हैं? लेकिन शब्द बदला कि नहीं बदला, कि मांस खाने वाले को मांसाहारी तो कहे ही कहे, ठीक है, वो आप पहले से जानते हैं। लेकिन कभी अगर उलटफेर शब्द में कर दे तो आप ये समझिएगा कि शाकाहारी को खाने वाले को भी क्या कहते हैं, क्योंकि यहां शाकाहारी कौन था? बकरी था। तो बकरी का क्या खाएगा? मांस खाएगा। तो मांस कौन खा रहा है? टाइगर, या तो कौन खा रहा है? लोमड़ी। तो मांस खाने वाला ही मांसाहारी है, लेकिन यहाँ पर खाया किसको है? शाकाहारी को खाया है। तो शाकाहारी को खाने वाले को भी क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। तो अब एक बात देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये घास खा लिया बकरी को खा लिया, अगर हम कहें कि यहाँ पर बकरी को कोई ना खाए, बकरी को कोई ना खाए, बकरी को कोई ना खाए का कहने का मतलब है कि बकरी का शिकार कोई नहीं करे। जब बकरी का शिकार नहीं करेगा तो अपना पर्यावरण का जो खाद्य श्रृंखला है, जो आहार श्रृंखला है, क्या वो गड़बड़ी होगा कि नहीं होगा? कैसे गड़बड़ी होगा सर, ध्यान से समझिए। अब ये लोमड़ी तो डायरेक्ट घास खाएगा नहीं, लोमड़ी तो डायरेक्ट घास खाएगा क्या? नहीं। तो घास की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ ना, घास की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और लोमड़ी की संख्या क्या हो जाएगी? और टाइगर की भी संख्या क्या होगी? अपना पर्यावरण बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं। इस वजह से जानवरों के बीच में शिकार करना क्या होता है? जरूरी होता है। केवल दो कारण से वो शिकार करता है। पहला कारण कि उसको भोजन मिल सके, दूसरा कारण ये होता है कि अपने पर्यावरण के अंदर जो कि आहार श्रृंखला है वो बैलेंस रूप से चल सके और सभी के अंदर ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ऊर्जा का बंटवारा हो सके, जिस वजह से कोई भी जानवर उसका क्या करता है? शिकार करता है। अब कोई जानवर ऐसा होता है जो दौड़ भाग कर शिकार करता है, कोई जानवर ऐसा होता है जो उसके पास जाकर के शिकार कर लेता है। तो शिकार करने का विधि जानवरों के पास क्या होती है? अलग अलग। कोई उसको चबाकर खाता है, कोई डायरेक्ट निगल जाता है, उसके अंदर भी उसका विधि क्या है? अलग अलग। लेकिन केवल जानवरों का शिकार करना इस बात को बता देता है कि भाई पर्यावरण को हम बैलेंस रखेंगे, और जब तक शिकार होगा नहीं तब तक अपना पर्यावरण बैलेंस नहीं हो सकता है। अगर शिकार कर रहा है तो केवल एक कारण है कि ऊर्जा प्राप्त करना, और उसके अंदर जो उसके पर्यावरण है, उस पर्यावरण में जो भी उसका मतलब आहार श्रृंखला है उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी जानवर उसका क्या करता है? शिकार। शिकार हमेशा शिकारी का होता है। शिकार कौन करता है? बात समझे कि नहीं समझे? तो एक जैसे कि मान लिया जाए ये टाइगर है, ये क्या है? टाइगर। टाइगर मान लिया जाए किसको शिकार किया, तो शिकार कौन की? शिकार करने वाला कौन है? इसका शिकारी कौन है? बात समझ में आएगा ना? तो अब ये देखिए वहां, और दूसरी बात, एक बात और हम बता दें, हर किसी जानवर का शिकार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना पर्यावरण ये कहता है कि इस पर्यावरण के अनुकूल जो रहेगा पर्यावरण उसी को एक्सेप्ट करेगा। अगर जो पर्यावरण के विरुद्ध चला गया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम कहें कि पूरा हिरन का झुंड चल रहा है और उसमें एक हिरन का पैर निगड़ा गया या टूट गया, तो वो तो दौड़ नहीं पाएगी। अब तो पर्यावरण के विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पर्यावरण कहता है कि जैसे बारिश का मौसम है तो तुम उसी वातावरण में झेलो। अब यहाँ पर्यावरण कहता है तुम एकदम फिट रहो, अब तुम्हारा टैंक टूट गया है तो पर्यावरण के विरुद्ध चल गए, तो क्या वो टैंक टूटा हिरन को छोड़ेगा? टाइगर उसको तो 2-4 बार दौड़ाएगा, पग से धर लेगा, खत्म मामला हो गया। इसीलिए कहता है कि जो पर्यावरण के साथ साथ चलेगा, पर्यावरण के किसके साथ 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 चलेगा, पर्यावरण उसको इजाजत देता है कि आप अपने एनवायरमेंट में रहिए। जैसे मान लीजिए यही क्लास है, अभी यही क्लास में कोई गाली गुप्ता देने लगे तो उसको क्या इस पर्यावरण में रहने देंगे हम लोग? नहीं, उसको तुरंत मुस्कुराहट निकाल देंगे कि नहीं निकाल, क्योंकि पर्यावरण के अगेंस्ट चला गया है। तो उसी तरीके से इसको और डार्विन का एक थ्योरी है जिसको कहते हैं नेचुरल फिट टेस्ट। क्या कहते हैं? नेचुरल फिट टेस्ट कहते हैं कि जो ज्यादा फिट है उसी को पर्यावरण रखेगा, जो अनफिट है उसको पर्यावरण रखेगा नहीं। और जो अनफिट होता है वही जानवरों का क्या होता है? शिकार होता है। वही जानवरों का क्या होता है? शिकार। तो क्यों जानवर शिकार करता है? बात समझ में आ गया? जानवर केवल शिकार दो मकसद से करेगा, एक उसको ऊर्जा प्राप्ति के लिए, और दूसरा किसके लिए? किसी भी पर्यावरण के आहार श्रृंखला को बैलेंस रखने के लिए वो एक काम करेगा जिसका नाम क्या है? शिकार। और शिकार हमेशा शिकारी का होता है। बात क्लियर है? अब जैसे कि हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हाथी का शिकार किसके लिए किया जाता है? उसके दांतों के लिए। किसके लिए क्या जाता है? उसके दांतों के लिए क्या जाता है। ये मानव का बात बता रहा है कि मानव शिकार कर रहा है किसका? हाथी का। क्या प्राप्त करने के लिए? दांत का प्राप्त करने के लिए। गेंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। किसके लिए क्या जाता है? सींग के लिए। हाथी का शिकार किसके लिए? दांत के लिए। गेंडे का शिकार किसके लिए? सींग के लिए। शेर का शिकार, मगरमच्छ की शिकार और सांप का शिकार किसके लिए क्या जाता है? खाल के लिए क्या जाता है। किसका किसका शिकार? शेर का शिकार, मगरमच्छ का शिकार और किसका शिकार? सांप का शिकार। किसके लिए क्या जाता है? खाल के लिए। खाल से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाती है, फिर उन्हें बता दी पॉइंट छोड़िए। तो हाथी का शिकार किसके लिए? हाथी का शिकार किसके लिए? गेंडा का शिकार किसके लिए? हाथी का शिकार किसके लिए? किसके लिए? पीछे से आवाज नहीं आता है। शेर का शिकार किसके लिए? दांत के लिए। किसके लिए? खाल के लिए। मगरमच्छ का शिकार? मगरमच्छ का शिकार। सांप का शिकार? गेंडा का शिकार। सींग के लिए किसका शिकार? दांत के लिए किसका शिकार? खाल के लिए किन किन का शिकार? शेर, मगरमच्छ और इतना क्लियर है। कस्तूरी हिरन को उसकी थोड़ी सी खुशबू के लिए क्या किया जाता है? मारा जाता है। उससे खुशबू या इत्र सेंट बनाया जाता है। कौन सी हिरन?
कस्तूरी हिरण से इत्र बनाया जाता है। कौन सी हिरण? कस्तूरी हिरण से सेंट, परफ्यूम या इत्र बनाया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बता चुके अभी थोड़ी देर पहले। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भाग, ये सब नहीं। पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं? रेटलिंग कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। पहाड़ से उतरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटलिंग। जब आपको घर पढ़ाएंगे ना, जिस तरह माहौल होता है ना घर का, कि उत्तराखंड में घर कैसा है, असम में कैसा है, स्कूल जाने की प्रक्रिया बताएंगे जब, उस समय आपको रेटलिंग का थोड़ा सा कहानी बताएंगे कि रेटलिंग कहते हैं एक्चुअल में किसको है। तो बस अभी इतना सा जान लीजिए कि पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं? रेटलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटलिंग। रेटलिंग किसको कहा जाता है? पहाड़ से उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेटलिंग। गेंडा का शिकार किसके लिए किया जाता है? सभी को बोलिए, पीछे प्राणी भी बोलिए सर। किसके? गेंडा का शिकार किसके लिए? हाथी का शिकार किसके लिए? सांप का शिकार किसके लिए? मगरमच्छ का शिकार किसके लिए? शेर का शिकार किसके लिए? कस्तूरी हिरण का शिकार किसके लिए? रेटलिंग क्या होता है? पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया। पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कबड्डी में टोटल कितना खिलाड़ी? मैदान में कितना? अतिरिक्त में कितना? मैदान की लंबाई कितना? चौड़ाई कितना? वर्गाकार की आयताकार? पत्ता में प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? तना में प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? ग्लूकोज बनेगा कि नहीं बनेगा? वंचित संचित ऊर्जा स्टार्च कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पत्ती रुएदार होता है कि नहीं होता है? अमरूद की पत्ता में कौन सा विटामिन? अमरूद की पत्ता को चबाने से क्या ठीक होता है? अमरूद के पत्ता को चिबाने से क्या ठीक होगा? क्या चीज ठीक होगा? कौन सा विटामिन पाया जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्या सूर्य की प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना सूर्य की प्रकाश से क्या प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल जल्दी है क्या? क्या प्रकाश संश्लेषण होने से पौधे का ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? पौधा का पूरा वृद्धि हो पाता है कि नहीं हो पाता है? फूल के फल जो कि अंडाशय से परिपक्व होता है उसको क्या कहते हैं? अमरूद एक प्रकार की क्या थी? तो अमरूद के पत्तों में कौन सी विटामिन? शिकार क्यों करता है? क्योंकि कोई भी जानवर को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा लेने के लिए भोजन ग्रहण करना होगा। तो भोजन करने के लिए कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का क्या करता है? तो शिकार किसको करता है? शिकारी को करता है। तो शिकारी के अंदर कस्तूरी हिरण को क्यों शिकार किया जाता है? इत्र या सेंट बनाने। गेंडा को क्यों किया जाता है? गेंडा को क्यों किया जाएगा? हाथी को क्यों किया जाएगा? हाथी को क्यों किया जाएगा? पत्ते हाथी के कान के जैसा हो सकता है कि नहीं? रोएदार हो सकता है कि नहीं? छोटा छोटा हो सकता है कि नहीं? कांटेदार हो सकता है कि नहीं? वो डिपेंड करता है कहाँ पर मौजूद है, चाहे वो पौधा कहाँ कहाँ रहता है, चाहे जल में होगा, चाहे मरुस्थल में होगा, चाहे वो क्या होगा, पृथ्वी पर हो। तो कहीं भी रहेगा वो पौधा, उस पौधे पर डिपेंड करेगा कि वो पौधा का पत्ता कहाँ लगा हुआ। इतना बात क्लियर है सर? यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। बोलिए सर, क्या दिक्कत है?